नमस्कार सभी को। सभी प्यारे बच्चों का मैं अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी बाय एस के सर में स्वागत करता हूं। हम राजस्थान के ज्योग्राफी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। काफ़ी बच्चों की डिमांड आ रही है सर हिस्ट्री कल्चर। तो देखो कुछ बच्चे रीट के हैं जो सर हमारे रीट के टॉपिक, तो मैं क्रमबद्ध अध्ययन करवा रहा हूँ और घर पे हूँ। सभी को पहले दिन से बोल रहा हूँ घर पे हूँ, तो इतनी बात मेरे पास व्यवस्थाएं नहीं है। फिर भी मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द ये करवा कर आपके हिस्ट्री या कल्चर का भी कोर्स करवाने की। तो देखिए, हम पढ़ रहे थे लास्ट के क्लासों के अंदर राजस्थान के भौतिक प्रदेश, और राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के अंदर हमने उत्तरी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में अध्ययन किया है। इसके बाद में हमारा जो दूसरा राजस्थान का भौतिक प्रदेश है, आज की क्लास से जुड़ जाइएगा। दूसरा हमारा जो भौतिक प्रदेश है वो है अरावली पर्वतमाला। देखिए, दो भौतिक प्रदेश सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला हमारा जो था उत्तरी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, और दूसरा जो हमारा है वो मध्य अरावली पर्वतमाला। देखिए, मध्य अरावली पर्वतमाला की जब हम बात करते हैं तो देखिए, अगर हम भारत में इसकी बात करते हैं तो भारत के अंदर अरावली पर्वतमाला का जो उद्गम होता है, जैसे कि हम ये कहें, ये हमारा थोड़ा सा एक नक्शे के प्रारूप में बनाता हूँ। ये हमारा नीचे का इंडिया, और इंडिया के अंदर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको पढ़ने को आता है अरब सागर। यहाँ पे कौन सा सागर पड़ता है? हमारा अरब सागर। अरब सागर से एक पर्वतमाला का निर्माण होना प्रारंभ होता है। वो पर्वतमाला यहाँ से होती हुई इस प्रकार से गुजरात, हमारा जो पहला राज्य है गुजरात, गुजरात से राजस्थान, राजस्थान से होती हुई पंजाब और दिल्ली तक, दिल्ली के अंदर यहाँ तक फैली हुई है ये जो पर्वतमाला है। अब देखो, हमारा यहाँ पर पहला भाग जो आता है भारत में, इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो अरब सागर से। अरावली पर्वतमाला का गर्भगृह किसे कहा जाता है? समझिएगा, अरावली पर्वतमाला का गर्भगृह किसे कहते हैं? तो अरावली पर्वतमाला का गर्भगृह किसे कहा जाता है? अरब सागर को कहा जाता है। देखिए, अरब सागर अगर दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है, वरना हम पढ़ते हैं हमारा लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप के अंदर देखो, लक्षद्वीप एक चीज आप एक ध्यान से पढ़ना, कभी भी दी होती है कि अरब सागर का पुत्र किसे कहा जाता है, और एक कहा जाता है कि लक्षद्वीप का पुत्र, लक्षद्वीप का पिता। ठीक है, तो अरावली का पिता किसको कहते हैं? अरावली का पिता हम किसको कहते हैं? लक्षद्वीप को। क्योंकि इस लक्षद्वीप से, भारत का जो ये लक्षद्वीप है, यहाँ से अरावली का उद्गम होता है। अरब सागर में जो लक्षद्वीप पड़ता है, उस लक्षद्वीप के मिनिकोय द्वीप से इसका उद्गम होता है। अगर वहां पर भी डीपली चला जाए तो मिनिकोय जो एक द्वीप पड़ता है, उस द्वीप से अरावली का उद्गम माना जाता है। तो अरावली यहाँ से उद्गम होने के बाद में यह गुजरात, गुजरात से राजस्थान, राजस्थान से पंजाब होती हुई दिल्ली की रायसीन पहाड़ी तक इसका विस्तार आता है। दिल्ली के अंदर जो रायसीन पहाड़ी है, यहाँ तक ये फैली हुई है। ये तो है हमारा भारत के अंदर। क्या अरावली का पिता पूछे तो किसे? अरब सागर को कहा जाता है। अरावली का गर्भगृह किसे कहते हैं? तो अरावली का गर्भगृह का मतलब होता है जहां से उद्गम होना, किसी नई चीज का तैयार होना। गर्भगृह भी अरब सागर को। भारत में इसका विस्तार आपसे पूछे तो भारत के अंदर ये देखिए, पालनपुर, यहाँ पर जो स्थान पड़ता है वो पड़ता है पालनपुर, और पालनपुर पड़ता है गुजरात में। पालनपुर गुजरात से लेकर ये कहाँ तक फैली हुई है? दिल्ली की रायसीन पहाड़ी तक। पालनपुर गुजरात से लेकर दिल्ली की रायसीन पहाड़ी तक फैली हुई है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो भारत में इसकी जो टोटल लंबाई है वो 692 किलोमीटर है। भारत में इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर। अब ध्यान रखना, अरावली को हम भारत के अंदर अगर कुछ चीजों के बारे में जानते हैं तो एक तो ध्यान रखिएगा, अरावली को विष्णु जो पुराण है हमारा, विष्णु पुराण, अरावली को विष्णु पुराण के अंदर सुमेर, इसे उपनाम दिया गया सुमेर या मेरू, मेरू के उपनाम से जानते हैं। अरावली को अगर हम बात करते हैं, देखिए, अरावली को विष्णु पुराण के अंदर सुमेर या मेरू, मेरू के नाम से जानते हैं। या इसे हम एक बात और जानते हैं कि इसे परिपत्र भी कहा गया है। अरावली को क्या कहा जाता है? परिपत्र। देखिए यहाँ पर मेरू, 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 परिपत्र, ये तीन जो शब्द इसके आते हैं वो विष्णु पुराण के अंदर है। अरावली को विष्णु पुराण के अंदर सुमेर, मेरू या परिपत्र के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना, एक अरावली के पास में से होती हुई जीबीटी, जीबीटी एक रेखा पढ़ने को आती है। जब हम इंडिया का जीके पढ़ते हैं
तो वहां पर सीमा रेखाएं पड़ती हैं। जीबीटी इसे हम कहते हैं ग्रेट बाउंड्री, जी से ग्रेट, ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट या ग्रेट बाउंड्री जीबीटी, ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट। ये हमारे देखिए जो भारत के अंदर अरावली के समानांतर होती हुई, अरावली के समानांतर यहाँ पर जो ऊपर हिमालय पर्वतमाला फैली हुई है, इस हिमालय पर्वतमाला को आपस में मिलाने वाली, अरावली और हिमालय पर्वतमाला को आपस में मिलाने वाली या अलग करने वाली कोई रेखा है तो वो कौन सी है? जीबीटी, ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट। और ध्यान रखना अरावली के समानांतर कौन सी सीमा रेखा गुजरती है तो वो कौन सी है? ग्रेट बाउंड्री फोल्ड या थ्रस्ट हम इसको कहते हैं। हम यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा? यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा, हिमालय पर्वतमाला को अरावली पर्वतमाला से अलग करने वाला कौन है? तो हिमालय को अरावली से अलग कौन करता है? जीबीटी, ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट। इसे हम राजस्थान के अंदर भी पढ़ेंगे, राजस्थान के कौन से जिलों से होकर यह ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट गुजरती है। फिर अरावली के बारे में देखना, भारत की जो दो पर्वतमाला है, एक तो हिमालय पर्वतमाला और जो दूसरी भारत की मध्यवर्ती विंध्याचल पर्वतमाला है। हिमालय पर्वतमाला, यहाँ पर हमारी कौन सी पर्वतमाला आ गई? हिमालय, भारत के ऊपर। और ये हमारी कौन सी है? विंध्याचल, विंध्याचल पर्वतमाला। इन दोनों पर्वतमालाओं को अलग करने वाली पर्वतमाला कौन सी है? तो वो कौन सी है? अरावली। हिमालय को विंध्याचल पर्वतमाला से अलग करने वाली कौन सी हो जाएगी? अरावली पर्वतमाला। ये भी ध्यान रखना। फिर यहाँ पर हमारी जो सतलज या यमुना नदियां जो है, सतलज की जो सहायक नदी, सतलज के मैदान को गंगा के मैदान से अलग करने वाली, जो भारत के अंदर दो मैदानी भाग आते हैं, एक जो सतलज का मैदान है, सिंधु और सतलज का मैदान, दूसरा गंगा का मैदान। इन दोनों सतलज और गंगा के मैदानों को अलग करने वाला भी कौन है? अरावली पर्वतमाला है भारत के अंदर। कुछ चीजें हमें भारत के संदर्भ में मैं एक बार बता रहा हूं कि भारत में इसका विस्तार पूछे तो पालनपुर गुजरात से लेकर दिल्ली की रायसीन पहाड़ी तक ये पर्वतमाला फैली हुई है। भारत में इसकी लंबाई पूछ ले तो कितनी है? 692 किलोमीटर। अरावली का पिता किसे कहा जाता है? तो अरब सागर को अरावली का पिता कहते हैं। यहाँ से इसका उद्गम होता है। अरावली का गर्भगृह किसे कहा जाता है? तो अरावली का गर्भगृह भी कौन है? अरब सागर है। ठीक है, तो वहीं पर ध्यान रखना। इसके बाद में कि अरावली को विष्णु पुराण में किन किन नामों से जाना गया? तो अरावली को विष्णु पुराण में सुमेर, मेरु व परिपत्र, सुमेर, मेरु व परिपत्र के नाम से जाना गया। वहीं पर जीबीटी, ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट या ग्रेट बाउंड्री फोल्ट, ध्यान रखना, हिमालय को अरावली से अलग करती है। हिमालय को अरावली से अलग करने वाली कौन है? ग्रेट बाउंड्री फोल्ट या थ्रस्ट अलग करता है। वहीं पर हिमालय पर्वतमाला को विंध्याचल पर्वतमाला से अलग करने वाली कौन है? अरावली पर्वतमाला है। हिमालय पर्वतमाला को विंध्याचल पर्वतमाला से अलग करने वाली कौन है? अरावली पर्वतमाला। वहीं पर भारत में सतलज के मैदानी भागों को गंगा के मैदानी भागों से, सतलज यमुना का जो मैदानी भाग है, उन मैदानी भागों को गंगा के मैदानी भागों से अलग करने वाली कौन है? तो वो भी कौन सी है? अरावली पर्वतमाला है। ठीक है जी। अब ये तो हमें, इसके अलावा एक भारत के संदर्भ में इससे एक बात और ध्यान रखना, इससे कहा जाता है भारत की महान जल विभाजक रेखा। भारत की महान जल विभाजक रेखा किसे कहा जाता है? तो अरावली को। ये ध्यान रखना, भारत की महान जल विभाजक रेखा के उपनाम से किसे जानते हैं? तो अरावली पर्वतमाला को ही जानते हैं। भारत की महान जल विभाजक रेखा इसे कहा जाता है। तो ये तो इसके भारत के संदर्भ में कुछ बातें हैं। अब हम इसे राजस्थान के अंदर देखते हैं। अरावली पर्वतमाला जो हमारा टॉपिक है, राजस्थान की देखिए किस प्रकार से हमारे इसे पढ़ना है। हाँ, एक बात और ध्यान रखना, अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है वो गुरु शिखर है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, सिरोही में पड़ती है, जिसे कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर कहा था। अब हमारे लिए चीज क्या है कि हमारी हिमालय पर्वतमाला, जो भारत के ऊपर हिमालय पर्वतमाला है, बीच में भारत में विंध्याचल पर्वतमाला है, इन दोनों पर्वतमालाओं के बीच में पर्वतमाला कौन सी आ गई? अरावली पर्वतमाला, दोनों को अलग करने वाली। ये हमारी, मैं लिख देता हूँ, ये हमारी कौन सी है? हिमालय पर्वतमाला। ये हमारी कौन सी है? विंध्याचल पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वतमाला। दोनों को अलग करने वाली कौन होगी?
अरावली पर्वतमाला। अब देखिए हमसे पूछे कि मध्य भारत हिमालय पर्वतमाला और विंध्याचल पर्वतमाला के बीच भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। हिमालय पर्वतमाला और विंध्याचल पर्वतमाला के बीच भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम क्या है, गुरु शिखर। ये ध्यान रखना अच्छे से, ये क्वेश्चन पूछ भी लिया गया है कि हिमालय पर्वतमाला और विंध्याचल पर्वतमाला के बीच भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी आ जाएगी, अरावली के अंदर जो गुरु शिखर पड़ती है 1722 मीटर ऊंची जो चोटी है ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अब देखिए इसे हम पढ़ते हैं राजस्थान के लिए। अरावली पर्वतमाला को जब हम राजस्थान में पढ़ते हैं तो थोड़ा सा मैं एक बार इसका डायग्राम निर्माण कर देता हूं, उसके बाद में देखिएगा अरावली पर्वतमाला का विस्तार वगैरह। ये हमारे राजस्थान, देखिए हमने पहला पार्ट हमारा पढ़ा है यहाँ से लेकर, जो पहले हमने अध्ययन किया था वो पढ़ा था उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ये हमारा जो पार्ट हम पढ़ चुके हैं उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। अब हम जिसका अध्ययन करने जा रहे हैं वो है हमारा ये वाला भाग जिसे हम कहते हैं अरावली, मध्य अरावली पर्वतमाला, मध्य अरावली पर्वतमाला। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, मध्य अरावली पर्वतमाला। अब देखिए अरावली पर्वतमाला की जब बात होती है, भारत के लिए हम अभी पढ़ के आए हैं, राजस्थान में जब हम बात करते हैं तो अरावली पर्वतमाला की शुरुआत जो मानी जाती है राजस्थान में वो मानी जाती है सिरोही जिले से। राजस्थान में इसकी शुरुआत कहाँ से मानी जाती है, सिरोही जिले से। यहाँ से अरावली की राजस्थान में क्या होती है, शुरुआत होती है। वहीं पर अरावली का अंतिम बिंदु जो राजस्थान में माना जाता है वो माना जाता है ये खेतड़ी। और खेतड़ी कहाँ पे पड़ता है, झुंझुनू के अंदर। खेतड़ी कहाँ पे है, झुंझुनू में। ठीक है जी, ये लीजिए। तो दोबारा से ध्यान दीजिएगा, अरावली की शुरुआत तो राजस्थान में कहाँ से हुई, सिरोही से। यहाँ से इसकी क्या होती है, शुरुआत। और अंतिम बिंदु इसका कौन सा है, खेतड़ी झुंझुनू। ये इसका क्या है, अंतिम बिंदु, अंतिम स्थान राजस्थान में। हमने अभी पढ़ा कि भारत में इसकी टोटल लेंथ कितनी थी, अरावली की भारत में कुल लंबाई कितनी थी, 692 किलोमीटर। भारत के अंदर इसकी कुल लंबाई अरावली पर्वत में। वहीं पर राजस्थान में जब हम इसकी बात करते हैं तो राजस्थान में इसकी कुल लंबाई का 550 किलोमीटर है। 692 किलोमीटर में से 550 किलोमीटर ये अकेली क्या है, राजस्थान के अंदर फैली हुई है। यानी यहाँ से लेकर इसका विस्तार जब खेतड़ी तक जाता है तो इसकी टोटल लंबाई कितनी है, 550 किलोमीटर। अब देखिए टोटल 692 किलोमीटर का 550 किलोमीटर अगर राजस्थान में फैली हुई है तो हम ये कह सकते हैं अरावली का 80% विस्तार कहाँ पे है, राजस्थान में। अरावली का 80% विस्तार फिर कहाँ पे आ गया, राजस्थान के अंदर आ गया। पहली बात ये चीज है। अब देखिए कि अरावली राजस्थान के कुल क्षेत्रफल, यानी राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल की हम जब बात करते हैं तो हम कहते हैं 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है। इसमें से हमने पढ़ा 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में मरुस्थल फैला हुआ है राजस्थान के अंदर। वहीं पर अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान के अंदर अरावली कितने किलोमीटर के अंदर फैली हुई है, तो राजस्थान के अंदर जब हम अरावली की बात करते हैं तो अरावली 99,711 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैली हुई है। सॉरी 99,000, राजस्थान के अंदर अरावली की जब हम बात करते हैं तो 99,771 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। राजस्थान में अरावली कुल कितना क्षेत्रफल पर घेरे हुए है। अरावली की राजस्थान में कुल लंबाई तो कितनी है, 550 किलोमीटर, और प्रतिशत में पूछ ले तो कुल लंबाई का कितना है, 80%। वहीं पर अरावली राजस्थान के कुल कितने क्षेत्रफल को घेरे हुई है तो हम कहेंगे 99,771 वर्ग किलोमीटर में अरावली पर्वतमाला फैली हुई है। 99,771 वर्ग किलोमीटर के अंदर। अगर हम देखते हैं
राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के अंदर, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 9% क्षेत्रफल इसके तहत आता है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल में से 9% भाग में अरावली पर्वतमाला क्या है, अपना विस्तार रखती है। तो सीधा प्रतिशत में हमसे पूछे राजस्थान के कुल कितने प्रतिशत भाग पे अरावली पर्वतमाला है, तो हम कहेंगे 9% भाग पे। राजस्थान के कुल कितने क्षेत्रफल पर फैली हुई है अरावली, तो 99,771 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। ठीक है जी। वहीं पर राजस्थान में अरावली की कुल लंबाई कितनी है, तो हम कहेंगे 550 किलोमीटर लंबाई है। कितने अरावली का कुल कितने प्रतिशत राजस्थान में फैला हुआ है, तो 80%। राजस्थान में अरावली की शुरुआत कहाँ से है, तो सिरोही से। राजस्थान में अरावली का अंतिम बिंदु कौन सा है, तो हम कहेंगे खेतड़ी झुंझुनू। ठीक है। अब देखिए हमारे लिए दूसरी यहाँ से क्या चीज है कि राजस्थान के कितने अक्षांशों के मध्य अरावली का विस्तार है। राजस्थान के अंदर अरावली का विस्तार कितने अक्षांशों के अंदर है, तो अक्षांशों की जब हम बात करते हैं तो राजस्थान के अंदर अरावली का जो विस्तार है, राजस्थान के अंदर या अरावली का अक्षांशीय विस्तार, अरावली का अक्षांशीय विस्तार क्या है, अरावली का अक्षांशीय विस्तार। तो अक्षांशीय विस्तार की जब हम बात करते हैं तो अरावली 23 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 23 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 28 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य फैली हुई है। कितने अक्षांशों के मध्य है, तो दोबारा से इसको रिपीट कर लीजिए। अरावली 23 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांशों से लेकर 28 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य फैली हुई है। हम ये कह सकते हैं कि लगभग 5 अक्षांशों के मध्य इसका विस्तार है। वहीं पर अगर हम कहते हैं अरावली का देशांतरीय विस्तार क्या है, अरावली का देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, अरावली का देशांतरीय विस्तार। तो अरावली के देशांतरीय विस्तार की जब बात होती है तब अरावली के बारे में हमें क्या पढ़ना है कि यह 72 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतरों से लेकर 72 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतरों से शुरुआत होती है इसकी, और यह 77 डिग्री 50 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य फैली हुई है। तो ये इसका अरावली का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। दोबारा मैं धीरे धीरे रिपीट कर देता हूँ। अरावली का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांशों से लेकर 28 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य फैली हुई है। वहीं पर अरावली का देशांतरीय विस्तार 72 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतरों से लेकर 77 डिग्री 50 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य अरावली पर्वतमाला फैली हुई है। तो ये अरावली के बारे में, राजस्थान के बारे में थोड़ा सा सामान्य सा। अब देखिए एक चीज ध्यान से यहाँ पे देखने वाली है कि अरावली का विस्तार कैसे है। अरावली का विस्तार दिशा के अनुसार जब हमसे पूछे तो हमारे सामने ये दिशा कौन सी है, दक्षिणतम। ये हम कौन सी दिशा पढ़ते हैं, दक्षिण। ये कौन सी है, पश्चिम। ये हमारी दिशा कौन सी है, उत्तर। और ये हमारी दिशा कौन सी है, पूर्व। तो अरावली का विस्तार जब आप देखोगे तो आपको कैसे देखने को मिलेगा कि अरावली दक्षिण पश्चिम से, अरावली दक्षिण पश्चिम से किधर की ओर फैली हुई है, उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है। तो ध्यान रखना, विस्तार, अरावली का विस्तार कहाँ पे है, तो राजस्थान के अंदर यह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है, उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है। देखिए यहाँ पर सामने दिखाई दे रहा है आपको अच्छे से अरावली पर्वत। ये हमारी दक्षिण दिशा, ये हमारी पश्चिम। इधर से विस्तार प्रारंभ होता है सिरोही से और अंतिम बिंदु राजस्थान में कहाँ पे है, यहाँ पर। तो ये हमारी दिशा कौन सी होगी, उत्तर पूर्व। विस्तार कहाँ से है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। वहीं पर यहाँ पर एक थोड़ा सा और ध्यान देने वाली बात यह है कि राजस्थान में अरावली का विस्तार किधर बढ़ता हुआ दिखाई देता है और किस दिशा में घटता हुआ दिखाई देता है। अब देखिए राजस्थान में अरावली का विस्तार जो है वो हमें पढ़ने को क्या है कि हम यहाँ से अच्छे से देख सकते हैं कि अरावली जैसे जैसे दक्षिण पश्चिम की ओर से
जब उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रही है तो अरावली का आकार क्या है, संकरा होता जाता है, या हम कह सकते हैं घटता हुआ प्रतीत होता है, या चपटी हुई दिखाई देती है। चपटी यानी बिल्कुल पतली होती जाती है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा अरावली का विस्तार किन भागों में अधिक है। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि राजस्थान में अरावली का विस्तार किन भागों में अधिक है। तो भागों में देखो, ये हमारे जो जिले हैं इधर वाले, ये जो हमारे जिले हैं ये इधर ऐसे, ये हमारे जिले क्या कहलाएंगे, दक्षिण पश्चिमी जिले। तो अरावली का जब हम विस्तार देखते हैं तो दक्षिण पश्चिम जिलों में तो इसका विस्तार क्या है, अधिक फैला हुआ है, चौड़ी है अरावली पर्वत। और जैसे जैसे उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती है अरावली क्या होती जाती है, संकरी होती जाती है। वहीं हम उल्टा अगर उत्तर पूर्व से अरावली को देखते हैं तो अरावली धीरे धीरे दक्षिण पश्चिम की ओर क्या है, चौड़ी होती जा रही है। वहीं पर उत्तर पूर्व की ओर ये क्या होती जाती है, संकरी होती। हाथ से डायग्राम अगर आपने तैयार किया है तो ऐसे क्वेश्चनों का आंसर आप आसानी से दे सकती हो भी, अरावली का विस्तार किस दिशा में ज्यादा है, कहाँ पे अरावली का विस्तार कम है। तो ये अरावली पर्वतमाला से जुड़ी हुई बेसिक, बिल्कुल बेसिक बातें, कितने अक्षांशों के मध्य है, कितने देशांतरों के मध्य है, राजस्थान के कितने वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार है, राजस्थान के अंदर इसकी लंबाई कितनी है, यह राजस्थान के कौन से कितने प्रतिशत क्षेत्रफल को घेरे हुए है, राजस्थान में इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, इसका अंतिम बिंदु कौन सा है, अरावली की राजस्थान के अंदर दिशाएं कौन सी, किस प्रकार से इसका विस्तार है, किधर से किस भाग की ओर फैली हुई है। अब आगे बढ़ते हैं, ये मैं बिठा रहा हूँ। देखिए अरावली के बारे में और चीजें जानते हैं। हम देखिए, हमारे लिए मैं अब सीधी आकृति यहीं पर निर्माण कर रहा हूँ, राजस्थान ने बनाकर अरावली को मैं सीधा बना रहा हूँ। ये हमने अभी पढ़ा था अरावली पर्वतमाला, ये हमारी अरावली पर्वतमाला। अरावली के बारे में, ये राजस्थान के संदर्भ में अरावली है। देखिए राजस्थान के बारे में हम अब पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमें उन चीज़ों, बिल्कुल बेसिक चीज़ें जो मैं करवाने जा रहा हूँ वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं पर इन बेसिक चीज़ों से आता है। जैसे कि हमने अभी पढ़ा था राजस्थान में अरावली की शुरुआत, तो शुरुआत हमने कहाँ से पढ़ी थी, सिरोही से। शुरुआत हमने कहाँ से पढ़ी थी, सिरोही से। राजस्थान में अरावली का अंतिम बिंदु, और अंतिम बिंदु हमने कौन सा पढ़ा था, खेतड़ी झुंझुनू। अंतिम बिंदु कौन सा पढ़ा था, खेतड़ी झुंझुनू। ये बिल्कुल बेसिक बात थी। फिर कि राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग को घेरे हुए, तो हमने भी पढ़ा था राजस्थान के 9% क्षेत्रफल में इसका विस्तार है। ठीक है, फिर राजस्थान की कितनी प्रतिशत जनसंख्या इसमें निवास करती है, तो राजस्थान की 10% जनसंख्या अरावली के अंदर निवास करती है। राजस्थान की कितनी प्रतिशत जनसंख्या इसमें रहती है, 10% जनसंख्या इसके अंदर रहती है। ठीक है जी। फिर देखिए अरावली की तुलना, अरावली की तुलना कहाँ कहाँ पे की गई है। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बोलता जा रहा हूँ, आप अपने नोट कर सकते हो या इसका लास्ट में अपने पास वीडियो सेव करके रख सकते हो। अरावली की तुलना, तो तुलना की जब हम बात करते हैं, अरावली की तुलना, देखिए अमेरिका के अंदर एक पर्वत पड़ता है जिसका नाम है अपलेशियन पर्वत। अपलेशियन पर्वत, अपलेशियन पर्वत अमेरिका का एक पर्वत है। ये अमेरिका के अंदर एक पर्वत पड़ता है, और अमेरिका के इस पर्वत के साथ में अरावली की क्या की गई है, तुलना की गई है। अरावली की तुलना किसके साथ की गई है, तो अमेरिका के अपलेशियन पर्वत के साथ में की गई है। अरावली की तुलना ये करने वाला व्यक्ति कौन था, ये ध्यान रखना, A.M. हेरोन। किसके द्वारा की गई, A.M. हेरोन के द्वारा, हेरोन के द्वारा अरावली की तुलना अमेरिका के अपलेशियन पर्वत के साथ में A.M. हेरोन के द्वारा की गई। इसके बाद में देखिए अगर हम बात करते हैं अरावली की तुलना, अगर आकृति की हम बात करते हैं तो अरावली की तुलना, देखिए एक वाद्य यंत्र है जिसका नाम है तानपुरा, या कुछ बुकों में ऐसे लिखा होता है अरावली की आकृति कैसी है। जब हम अरावली की आकृति को देखते हैं या अरावली की तुलना किस वाद्य यंत्र के साथ में की जाती है, तो ध्यान रखना एक वाद्य यंत्र है, वाद्य यंत्र, और वाद्य यंत्र जिसका नाम है तानपुरा, तानपुरे के समान।
अरावली की आकृति कैसी है, तो तानपुरे या वीणा के समान। या कौन से वाद्य यंत्र के साथ में अरावली की तुलना की जाती है, तो तानपुरे या वीणा वाद्य यंत्र के साथ में इसकी क्या की जाती है, तुलना की जाती है। वहीं पर एक शरीर का अंग है, जैसे कि अरावली मानव किस शरीर के अंग के समान है, तो ध्यान रखना अंग की जब बात करते हैं तो यह कर्णवर्त, इसकी तुलना किसके साथ में की गई है, कर्णवर्त के साथ में की गई है। तो अरावली की तुलना ध्यान रखना 3 स्थानों पे आती है। अरावली की तुलना अमेरिका के अपलेशियन पर्वत के साथ में की गई, A.M. हेरोन ने 1923 में इसकी तुलना की थी। वाद्य यंत्र पूछे तो तानपुरे के समान या वीणा के समान या किसकी आकृति देखने को मिलती है। अंग पूछे तो कर्णवर्त इसकी आकृति है। ये हमारी अरावली की तुलना। फिर अरावली का निर्माण की जब हम बात करते हैं, अरावली का जो निर्माण है वो प्री कैम्ब्रियन युग के अंदर हुआ था। प्री कैम्ब्रियन युग या काल। अरावली का निर्माण किस काल में हुआ, तो प्री कैम्ब्रियन खंड के तहत हुआ था। प्री कैम्ब्रियन काल के अंदर इसका निर्माण होता है। इसके बाद में ध्यान रखना फिर हमारे लिए क्या है कि अरावली का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल के अंदर हुआ। अरावली किसका अवशेष है, अरावली किसका अवशेष है, तो हम पढ़ चुके हैं अरावली किसका अवशेष है। ये मैंने अपने पहले टॉपिक में पढ़ाया था। अरावली किसका अवशेष है, 33 सागर का अवशेष है। सही है क्या ये? जी बिल्कुल गलत है। ध्यान रखना अरावली मैंने चारों भौतिक प्रदेशों को कॉमन आपके साथ में पढ़ाया था। उस समय मैंने आपको बताया था राजस्थान के 2 भाग, उत्तरी पश्चिम रुस्तलीय प्रदेश और पूर्वी मैदानी प्रदेश, दोनों के दोनों 33 सागर का अवशेष है। वहीं पर अरावली पर्वतमाला और पठारी प्रदेश दोनों के दोनों किसका अवशेष है, गोंडवाना लैंड के। गोंडवाना लैंड ये किसका अवशेष है, अरावली गोंडवाना लैंड का अवशेष है। ठीक है। फिर देखिए अरावली को किन किन उपनामों से जानते हैं, अरावली को किन किन उपनाम से जानते हैं। उपनामों की जब हम बात करते हैं तो देखिए अरावली को विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला, पहली तो ये क्या है, विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है, तो अरावली है। निर्माण की दृष्टि से देखते हैं तो सबसे पहले निर्माण अरावली पर्वतमाला का हुआ था। विश्व की बाकी जितनी भी पर्वतमालाएं हैं, चाहे वो रॉकी हो, एंडीज हो, चाहे वो एटलस पर्वतमाला हो, या वो कोई सी भी और पर्वतमाला हो, चाहे वो ग्रेट बैरियर रीफ पर्वतमाला हो, परंतु विश्व की सबसे प्राचीनतम कोई पर्वतमाला है तो वो कौन सी है, अरावली है। विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला, पहली बात तो ये ध्यान रखें। फिर हम इसे कहते हैं भाई 50 सेंटीमीटर, इसे राजस्थान में किस नाम से जानते हैं, 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के नाम से किसे जानते हैं, तो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के नाम से किसे जाना जाता है, अरावली पर्वतमाला को ही जाना जाता है। मैंने आपको बताया भी था। देखो एक छोटा सा नक्शा बनाता हूँ, थोड़ा सा समझना। जैसे कि ये हमारा राजस्थान है, ठीक है, ये हमारा राजस्थान है, ये हमारी अरावली पर्वतमाला, ठीक। अब अरावली पर्वतमाला के ऊपर जितने भी जिले हैं उनमें वर्षा क्या है, 50 सेंटीमीटर से कम है। अरावली के नीचे जितने भी जिले हैं उनमें वर्षा क्या है, 50 सेंटीमीटर से ज्यादा है। इसलिए अरावली पर्वतमाला को क्या कहा जाता है, 50 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा के नाम से किसे जानते हैं, अरावली को। इसीलिए हमने अभी कहा था इसे भारत की महान जल विभाजक रेखा, वो भारत में कहा जाता है, परंतु राजस्थान में 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के नाम से इसे जानते हैं। इसके अलावा इसे राजस्थान में क्या कहा जाता है, खनिजों का अजायब घर। इसे क्या कहते हैं, खनिजों का अजायब घर, अजायब घर के नाम से भी जानते हैं। भारत में छोटे नागपुर के पठार को, वहीं पर राजस्थान में किसको कहते हैं, अरावली को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। ठीक है। फिर देखिए कि अरावली के बारे में हम और क्या जान सकते हैं। अरावली के बारे में देखिए, अरावली का शाब्दिक अर्थ क्या है, अरावली का शाब्दिक अर्थ, अरावली शब्द का अगर हम शाब्दिक अर्थ निकालते हैं तो शाब्दिक अर्थ क्या है, चोटियों की श्रृंखला या पंक्तिबंद चोटियों की श्रृंखला, पंक्तिबंद चोटियों की श्रृंखला। क्योंकि अरावली पर्वतमाला के अंदर
आपको अधिकतर चोटियां ही चोटियां देखने को मिलेंगी, तो इसलिए इसे कहा गया चोटियों की श्रृंखला। शाब्दिक अर्थ इसका क्या लिया गया? चोटियों की श्रृंखला। वहीं पर देखिए इसे कुछ प्राचीन नामों से जाना गया, अलग अलग नामों से भी जाना गया। अरावली को कुछ अन्य नाम भी दिए गए जिसे हम कह सकते हैं प्राचीन नाम दिए गए। प्राचीन नामों की बात करते हैं तो देखो इसे आडा हुल्ला क्या कहा गया? अरावली को क्या कहा गया? आडा हुल्ला। अरावली को आडा हुल्ला, आडा वाटा और मोडियम मॉरिशस, मोडियम मॉरिशस के नाम से भी किसे जानते हैं? अरावली को ही जानते हैं। तो यहां तक मैं एक बार रिपीट करता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अरावली का राजस्थान में शुरुआत सिरोही से, अंतिम बिंदु खेतड़ी झुंझुनू। राजस्थान के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर? तो 9% क्षेत्रफल पर। वहीं पर कुल पूछ लिया आपको तो मैंने बताया था 99,771 वर्ग किलोमीटर में, 99,771 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई। अरावली में राजस्थान की कितनी प्रतिशत जनसंख्या? तो जनसंख्या कितनी प्रतिशत? 10% जनसंख्या निवास करती है। वहीं पर अरावली की तुलना किसके साथ? तो अपलेशियन पर्वत, अमेरिका के अपलेशियन पर्वत के साथ में की गई है। किसने की? तो AM हेरोन के द्वारा की गई। वहीं पर अरावली का कौन से वाद्य यंत्र के साथ में इसकी तुलना है? तो तानपुरे या वीणा के समान इसकी आकृति देखने को मिलती है, इसलिए इसकी तुलना की गई है उसके साथ। अंग पूछ ले तो कर्णवर्त के समान अरावली फैली हुई है। अरावली का निर्माण किस कालखंड में हुआ? तो प्री कैम्ब्रियन कालखंड के अंदर इसका निर्माण हुआ। वहीं पर अरावली किनका अवशेष है? तो अरावली अवशेष किसका है? गोंडवाना लैंड का अवशेष है। उपनामों की जब हम बात करते हैं तो इसे विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला कहा जाता है। राजस्थान में इसे 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के नाम से जानते हैं। राजस्थान में इसे खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। वहीं पर अरावली का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो चोटियों, पंक्तिबंद चोटियों की श्रृंखला, सीधा हम कह सकते हैं चोटियों की श्रृंखला। फिर प्राचीन नामों में इसे आडा हुला, आडा वाटा, मोडियम मॉरिशस के नाम से जाना गया। ठीक है, यहाँ तक। अब देखिए अगर हम आगे बढ़ते हैं तो मैं इधर से ले रहा हूँ। देखो अरावली के अंदर राजस्थान में कितनी औसत वर्षाएं होती है? औसत वर्षा की हम बात करते हैं तो 50 से लेकर 60 सेंटीमीटर क्या है? औसत वर्षा है। अरावली के अंदर औसत वर्षा कितनी है? तो 50 से लेकर 60 सेंटीमीटर औसत वर्षा है अरावली के अंदर। ठीक है। वहीं पर अरावली के अंदर कैसी जलवायु, ये मैं टॉपिक पढ़ा चुका हूँ आपको पहले जब मैंने एक कॉमन सारणी बनाई थी। अरावली के अंदर कैसी जलवायु पाई जाती है? तो हमने पढ़ा था उप आर्द्र जलवायु। कैसी जलवायु है? उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है अरावली के अंदर, उप आर्द्र जलवायु। वहीं पर इसके बाद हम बात करते हैं तो अरावली में कैसी मिट्टी है? मिट्टी की जब हम बात करते हैं मिट्टियां, तो यहाँ पे हमने पढ़ा था लाल पीली पथरीली मिट्टी। लाल पीली पथरीली मिट्टी, कैसी मिट्टी थी? पथरीली। लाल पीली पथरीली मिट्टी के बारे में हम यहाँ पे अध्ययन कर चुके हैं। फिर अरावली की प्रमुख फसल कौन सी है? तो हमने पढ़ा था प्रमुख फसल के अंदर कौन सी थी? मक्का। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ इसलिए जल्दबाजी करो। प्रमुख फसल कौन सी थी अरावली की? मक्का। वहीं पर हम आगे बढ़ते हैं। अरावली का प्रमुख NH कौन सा है? अरावली का प्रमुख NH कौन सा है? तो NH8, जिसके नवीनतम नाम NH48 या 58 नवीनतम नाम जो आए हैं। राजस्थान का सबसे व्यस्तम राष्ट्रीय राजमार्ग NH8, राजस्थान का एकमात्र एक्सप्रेसवे NH8, राजस्थान का वो नेशनल हाईवे जिस पर संगमरमर मंडी किशनगढ़ अजमेर में बनाई गई है, राजस्थान का वो नेशनल हाईवे जिस पर ट्रोमा सेंटर स्थित है, जिसे हम चलता फिरता हॉस्पिटल कहते हैं, राजस्थान का वो NH8 जिस पर हाथी गांव, आमेर के कुंडा ग्राम में हाथी गांव विकसित किया गया है, राजस्थान का वो NH8 जिस पर कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस बनाया गया है, राजस्थान का वो NH8 जिस पर उदयपुर के कैलाशपुरी और हवाला ग्राम को आयुर्वेदिक गांव घोषित किया गया है। तो राजस्थान का सबसे व्यस्तम कोई राष्ट्रीय राजमार्ग है तो वो NH8 है। राजस्थान का सबसे लंबा कोई राष्ट्रीय राजमार्ग है तो वो NH15 है। ठीक है जी, जो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल का प्रमुख NH था। NH8
की बात करते हैं तो यह अरावली के समानांतर गुजरता है या अरावली के मध्य से इस प्रकार से यह NH8 गुजरता है। ठीक है, इसके बाद में देखिए हम बात करें अरावली की प्रमुख नदियां, तो प्रमुख नदियों के अंदर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बनास। प्रमुख नदी कौन सी आ जाएगी? बनास। बनास उसकी सहायक नदियां अरावली की प्रमुख नदियों में आ जाएगी। वहीं पर अब हमें यहाँ पे क्या चीजें और जाननी है। अब देखो राजस्थान में अरावली का विस्तार कितने जिलों में है ये थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा, परंतु राजस्थान में अरावली का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है? सर्वाधिक विस्तार कहाँ पे है? अरावली का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है? तो ध्यान रखना अरावली का राजस्थान में सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है? उदयपुर के अंदर। वहीं पर राजस्थान में इसका न्यूनतम विस्तार किस जिले में है? तो न्यूनतम विस्तार पूछ ले तो राजस्थान में इसका सबसे न्यूनतम विस्तार है अजमेर जिले का। न्यूनतम विस्तार किस जिले में है? अजमेर में। सर्वाधिक विस्तार कहाँ पे है? उदयपुर में। फिर देखिए अरावली का सबसे ऊंचा स्थान, अरावली का सबसे ऊंचा स्थान। अब देखिए जैसे मैंने ये बोला है आपके मन में आया है गुरु शिखर। अरावली का सबसे ऊंचा स्थान मैंने जैसे ये बोला आपके मन में आया होगा गुरु शिखर, परंतु ध्यान रखना गलत है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, न कि सबसे ऊंचा स्थान है। अरावली का सबसे ऊंचा स्थान की जब हम बात करते हैं तो अरावली का सबसे ऊंचा स्थान है माउंट आबू। सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? माउंट आबू सिरोही। सबसे ऊंचा जिला अरावली का या ऊंचा स्थान माउंट आबू है। वहीं पर अरावली का सबसे नीचा स्थान, अरावली का सबसे नीचा स्थान, और नीचे स्थान की बात हम जब करते हैं तो अरावली का सबसे जो नीचा स्थान है वो है पुष्कर झील, सॉरी सांबर झील। कौन सी झील है? सांबर झील। सांबर झील ये इसका सबसे नीचा स्थान है जयपुर के अंदर। ठीक है, तो अरावली का सबसे ऊंचा स्थान माउंट आबू, तो सबसे नीचा स्थान सांबर झील जयपुर के अंदर। वहीं पर अगर एक चीज और ध्यान रखना, अरावली का केंद्रीय बिंदु, अरावली का केंद्रीय बिंदु कौन सा है? राजस्थान में इसका केंद्रीय बिंदु कौन सा है? तो टोंक और सवाई माधोपुर जिले, टोंक और सवाई माधोपुर के अंदर इसके क्या है? केंद्रीय बिंदु पड़ता है। तो ये हमारे अरावली के बारे में बिल्कुल बेसिक बातें। अरावली का विस्तार कैसा है, जलवायु कैसी है राजस्थान के अंदर। अब हमारे अरावली के अंदर देखो हमें अरावली को 3 भागों में बांटेंगे। अरावली को कितने भागों में बांट देंगे हम? 3 भागों में। ये हमारा पहला पार्ट जिसे हम कहेंगे उत्तरी अरावली, ये वाला कौन सा हो जाएगा? उत्तरी अरावली। फिर हमारा दूसरा पार्ट जिसे हम कहेंगे मध्य अरावली, ये कौन सा आ जाएगा? मध्य अरावली। और ये हमारा तीसरा पार्ट जिसे हम कहते हैं दक्षिणी अरावली। अब हमारे सामने क्वेश्चन सीधा पूछ लेता है अरावली की सबसे ऊंची चोटी, तो हम कह देते हैं गुरु शिखर, परंतु क्वेश्चनों को घुमाने लग गया। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मध्य अरावली की और दक्षिणी अरावली की। फिर उत्तरी अरावली के अंदर कौन से जिले शामिल किए गए हैं? मध्य अरावली के अंदर कौन सा जिला शामिल है? और दक्षिणी अरावली में कौन से जिले शामिल है? तो ये जो हमारा टॉपिक रहेगा अरावली का। फिर इसके बाद में अरावली में कौन से पठार आते हैं राजस्थान की, कौन सी पहाड़ियाँ हैं, कौन सी चोटियाँ हैं, और प्रमुख दरे नाल घाट जो राजस्थान के बनी हुई हैं उनकी बात हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट मेरे वीडियो को देख रहे हैं सबसे बार बार मैं हर वीडियो में निवेदन कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मेरे आई बेल का बटन दबाओ ताकि आपको हर वीडियो मिलता रहे। और लगातार क्लासें चल रही है, सारा कोर्स करवाया जाएगा, वो मेरी गारंटी, और अच्छे से करवाया जाएगा कोर्स को। तो आप इस आई बेल दबाइए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद आज के लिए।